ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। सो इस फोर्स में क्या है कि चाहे वो अल्टरनेटिंग की अगर हम बात करें तो चाहे वो वोल्टेज हो या फिर करंट हो, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, वेरीज विथ टाइम। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, या कॉस के फॉर्म में, या साइन के वेव फॉर्म को हम रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उसमें रख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, तो द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो यहाँ पर देखें, ये इस तरह से ये पूरी वो दिख रही है। ठीक है ना। यहाँ पर तो ये जो दिख रहा है ये है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड ई नॉट जो है वो क्या है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है, और ओमेगा टी जो है फेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये तो हमारा पता चल गया कि ये वेव फॉर्म है। यहाँ पर ये वेव फॉर्म आपको दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये जब वेव फॉर्म है तो इस पे देखिए फुल साइकिल और हाफ साइकिल। फुल साइकिल कितना है, यहाँ पर जो पॉइंट पी है ये हाफ साइकिल है, और यहाँ से ये आकर के जो इस पॉइंट पर आकर के पूरा साइकिल बना रहा है, 2 पाई का जो साइकिल है वो पूरा फुल साइकिल है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर अगर मैं एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू निकालूँ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का, तो कैसे निकाल सकता हूँ। एवरेज और या फिर मीन वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, जो है इसमें हम कहते क्या है, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो। अगर एवरेज वैल्यू की बात करें 2 पाई तक, तो AC साइकिल का एवरेज वैल्यू 0 होता है। ठीक है। तो पूरे साइकिल के लिए 0 हो जाता है, तो इसको हम हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं। ठीक है। और इसको हम लिखते हैं 0 से T/2 तक हम इसको क्या करते हैं, यानी टोटल हमारा टाइम पीरियड कितना है T, तो हाफ साइकिल निकालेंगे तो T/2 आ जाएगा, I/dt। ठीक है ना। सो I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। और उसको जब हम 0 से T/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो I जो है वो कितना आ जाएगा, 2I0 ओवर पाई आ जाएगा। ठीक है ना। जिसको 2/पाई की वैल्यू होती है 0.637, तो 0.637 I0 हो जाएगा। यानी I0 जो है वो क्या है, वो पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है। अगर वोल्टेज निकालेंगे तो सिमिलरली, जैसे इसको हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया है, ठीक है, वैसे सिमिलरली हम यहाँ पर इसको ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। और अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल साइकिल के लिए ईएमएफ जो है वो 0 हो जाएगा। एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, वो 0 हो जाएगा। लेकिन हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, 0.637 I0। यानी जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप हाफ साइकिल के लिए, ये हाफ साइकिल के लिए ही निकालेंगे, और फुल साइकिल के लिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये डिफाइन कैसे होता है, द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट in a given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time. It is represented by IRMS. Also it is called effective value of also called effective value। ठीक है। और RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना। यानी इसको डिफाइन क्या किया गया स्क्वायर में, यानी ये स्टेडी करंट है जो कि जनरेट होता है सेम अमाउंट के हीट पर, जो कि किसी रेजिस्टेंस के लिए दिया होता है। क्लियर है ना, अगर वो उस रेजिस्टेंस पे पास। ठीक, उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, कौन सा, 1/T
0 to t यानी फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं आई स्क्वायर डी टी, रूट मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं यानी स्क्वायर वहाँ पर रहेगा, तो 1/t यानी 1 अपॉन टोटल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ पर i की वैल्यू रखेंगे i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और सो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ हो जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा और 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो आई आर एम एस आएगा वो आएगा आई नॉट ओवर रूट 2 आएगा। ठीक है, और रूट 2 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 आई नॉट, यानी जो इफ़ेक्टिव वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू हो जाती है ना। 70.7 टाइम्स जो है वो रहता है, यानी पीक वैल्यू का 70.7% रह जाता है आपका आरएमएस वैल्यू, एक्चुअल जो इफ़ेक्टिव वैल्यू होता है। ठीक है, सेम एज जो है ईएमएफ के लिए भी यही रहेगा। ठीक, अब फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर जो है ये रेशियो होता है किसका, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल। तो फॉर्म फैक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यानी आई नॉट ओवर रूट 2 और मीन वैल्यू 2 आई नॉट ओवर पाई। ठीक है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई ओवर 2 रूट 2, यानी किसी भी साइनोसॉइडल एसी के लिए जो फॉर्म फैक्टर होगा वो पाई ओवर रूट 2 रूट 2 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अब हम बात करेंगे फेज़ की, एसी में फेज़ क्या होता है। ठीक है, तो फेज़ जो है वो क्या है उसको हम बताते हैं आपको। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेम जनरली व्हेन करंट इज मैक्सिमम, इफ इज नॉट मैक्सिमम एंड वाइस वर्सा, दिस लीड और लैग is the phase difference between the EMF and the current AC circuit. It is represented by phi। ठीक है ना, ये phi से लिखते हैं। और phase difference क्या होगा, the phase difference phi is positive if current leads and magnitude current, और negative होगा इफ़ करंट लैग्स एंड ज़ीरो। ठीक है, तो फेज़ डिफरेंस जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब करंट लीड करेगा, और नेगेटिव कब होगा, जब करंट लैग करेगा या ज़ीरो होगा। ठीक है ना, ये इस तरह से आप वेव फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब करंट लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, तो करंट जब लीड कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ करंट जब लैग कर रहा है तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर? फेज़र क्या होता है? फेज़र जो है ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसको जो है किसी भी साइनोसॉइडल या मैं कहूँ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट, पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करने के काम में लाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? द फेज़र आर रोटेटिंग वेक्टर्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ ईच अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, about the origin at the angular frequency omega, the projection of the vector on the vertical axis gives instantaneous value। ये आपको ध्यान रखना है, यानी प्रोजेक्शन, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। अब फेज़र का यूज क्या होगा, शोइंग ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट।
दूसरा क्या हो सकता है, फेज डिफरेंस को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के फेज डिफरेंस को हम शो कर सकते हैं वहाँ पर। और एसी का एनालिसिस ज्योमेट्रिकली हम कर सकते हैं, ठीक है, और उससे इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फेज़र डायग्राम क्या है? फेज़र क्या था वो मैंने बताया कि जो फेज़र है वो रोटेटिंग वेक्टर होता है जिससे कि हम किसी भी करंट या वोल्टेज के पीक को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। और यहाँ पर फेज़र डायग्राम क्या है? द डायग्राम रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज अ वेक्टर विद द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेज़र डायग्राम। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें विद द फेज एंगल, तो उसको हम फेज़र डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, इसका इस्तेमाल होगा।